आईसी श्रीवास्तव हमारे साथ में इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आप भी वरिष्ठ आईएएस हैं, बड़ा अनुभव आपका रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आईसी श्रीवास्तव जी। इस वक्त में सबसे बड़ा सुझाव क्या हो आप देना चाहेंगे केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को? कोरोना का संक्रमण काल और प्रशासनिक तंत्र है वो जिस रूप में काम कर रहा है, पहले तो आपका रिएक्शन उस पर, और कौन सा बड़ा सुझाव, बड़ी कमी आप महसूस कर रहे हैं इस वक्त में? देखिए, मैं ये अभी मुद्दे की बात करूंगा, सिद्धांत की बात करूंगा। जी, आप अपने टीवी की वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए ताकि जल्दी आवाज आए। हाँ जी हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं प्रशासन को इस कोरोना जंग की लड़ाई को किस प्रकार लड़ना है, जैसे बाढ़ के समय तो जी मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन को समन्वय करके, एकजुट होकर के, इंटीग्रेटेड मैनर में किस प्रकार से लड़ाई को लड़ना है। और ये जो हमारा स्टील फ्रेम है, प्रशासन जिसके सरदार पटेल जी ने कहा था स्टील फ्रेम, अभी भी इसने सर्वाइव करके ब्रिटिश लीगेसी को किसी भी प्रक्रिया अंजाम दिया, चाहे बाढ़ हो, खासतौर से युद्ध के समय एकजुटता जो दिखाई है, वही एकजुटता राष्ट्र ने भी अभी दिखाई है। इतने बड़े लॉकडाउन को इतने बड़े देश में इसकी भूरी प्रशंसा की जा रही है। अभी बिल गेट्स ने कहा, दूसरे देशों ने भी कहा है किस प्रकार से इसको इन्फोर्स किया गया है, लेकिन लॉकडाउन लंबे समय तक नहीं चल सकता। इसलिए प्रशासन को किस प्रकार इसमें समन्वय करके आगे बढ़ना होगा, इसमें 3-4 चीज मुझे सुझाव देना है कि जब हम बॉटम अप्रोच की बात करते हैं किसी भी चीज की, तो प्लानिंग नहीं, हर चीज में इसको वार्ड समिति, जैसे हमने रॉयट्स के समय, वार के समय शांति समिति बनाई थी, हर वार्ड बनाए थे, वार्ड को दूरी बना करके उसमें वार्ड का जो मेंबर होगा उसको, चाहे पंचायत में हो चाहे यहाँ, वहां पर एक समिति कंटिन्यू मैनर में होगी, ये जो संवाद करेगी, जो आवश्यकताएं स्थानीय है उसको प्रशासन के सामने रखेंगे, क्योंकि लंबी लड़ाई होने वाली है तो हर जगह एक अलग अलग आवश्यकताएं होंगी। दूसरी चीज क्या है कि कम्युनिकेशन के लिए एक जो समिति बनेगी उसका प्रशासन से जुड़ाव किस प्रकार रहेगा, वो एक सीधा, मैं तो चाहता हूँ वॉर टाइम में हमने पूरे बाड़मेर शहर को पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क से जोड़ा था और उसमें कलेक्टर खुद सारी पब्लिक को एड्रेस कर सकता था, लेकिन अभी तो मोबाइल हो गया, अभी नेटवर्क इतना अच्छा है, किसी ऐप के माध्यम से प्रशासन लोगों को जोड़े, जो बात प्रशासन कहता है वो मुनादी करके अभी भी रिक्शे पर और जाता है और वो कुछ कह जाता है, कुछ सुनाई नहीं पड़ता, सीधे संवाद जनता से सुझाव जैसे मांगते हैं, मोदी जी मांग रहे प्रकार प्रशासन भी मांगे और उसको करे। और एनजीओ का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। एनजीओ एक प्रशासन के साथ ब्रिज का काम करेंगे, पुल का करते आ रहे हैं, और इस वक्त इतनी अहम भूमिका निभाई है, चाहे व्यक्तिगत तौर पे, चाहे ऑटो वाला, रिक्शे वाला, वो अपनी इनकम को तो खाने मिलेगा। लंगर जो है गुरुद्वारा हमेशा चलाते हैं, इससे बड़े पैमाने पे ये काम हो रहा है, उसको जोड़े रखना चाहिए, उसको निरंतरता प्रदान करनी पड़ेगी। और प्रशासन को समन्वय, एकजुटता जो आपातकाल में दिखाई जाती है वही सामान्य स्तर पे दिखाई जाएगी, कंटिन्यू वे में, निरंतरता के साथ। ये तो लंबी लड़ाई है, कोरोना जल्दी जाने वाला नहीं है। विश्व के तमाम विशेषज्ञ, तमाम जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ये वायरस क्या वैक्सीन आने के बाद ही इसका खात्मा होगा, जड़ से जाएगा। उसके पहले हमें जो डेली लाइफ को किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, प्रशासन को आगे आकर के मार्गदर्शन करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये रोज मरने की बात, आदत पड़ती जा रही है। साबुन से हाथ धोना सब सीख गए हैं, सब लोग नाक में मास्क में लगा रहे हैं, मास्क गाँव में बन रहे हैं, और खासतौर से सरपंचों और वार्ड पंचों को ये सफाई के साथ साथ जो जिम्मेदार, वार्ड को संविधान में बहुत कम पावर दी गई है, उसको खाली इम्प्लीमेंटेशन जोड़ा गया, उसको और शक्तियां देने की जरूरत है। वार्ड शहरों में तो अच्छा काम करते हैं, और लेकिन प्रशासन और इनका समन्वय कम होता है, क्योंकि डे टू डे बेसिस पर स्टैब्लिश करना पड़ेगा एक तरफ एनजीओ को, और अंत में ये कहूंगा कि नेटवर्क होना चाहिए, चाहे वो ऐप के माध्यम से जो प्रशासन, स्थानीय नेता और एनजीओ ये सभी एक तरह से जुड़े रहें और बात को पहुंचाई जाए। कंसल्टेशन जो इम्पोर्टेंट है, भाई किसको क्या आवश्यकता, जरूरत है, प्रॉब्लम क्या है, एम्बुलेंस है, दूसरी चीजें, वो सब जुड़ी रहे, वो तत्काल से जैसे कोई सहायता हो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि टीवी पर याद रहता है। वो टीवी काफी नहीं, लोग हर वक्त टीवी नहीं देखते, इसलिए कम्युनिकेशन डायरेक्ट प्रशासन से हो और एनजीओ के माध्यम से कैसे हो। आईसी श्रीवास्तव जी, आपका बजट को लेकर खासा एक्सपर्टीज है, आप बजट प्लानिंग से जुड़े हुए रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस वक्त में
केंद्र और राज्य है उनको बजटीय प्रावधान के अंदर भी काफ़ी परिवर्तन करने होंगे। जो पहले से घोषणाएं की गई हैं उनको कैसे उनका पालन करना है। कोरोना संकट जिस रूप में आया है, एक तरह से पूरा रीप्लान करने की ज़रूरत होगी, और ऐसे में प्राथमिकता किस सेक्टर को कैसे देना है ये अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। मैं चाहता हूं, मैं सोचता हूं कि देखिए ये बहुत बड़ी समस्या है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हो रहा है कि ये IMF को 50 देशों ने वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया है संसाधन लेने के लिए। सभी जगह कभी वो रिजर्व बैंक ने 1 लाख करोड़ रुपए की मदद अभी जारी की है। केंद्र सरकार के पास रेवेन्यू कम हो रहा है। 15 मार्च के बाद 31 मार्च के पास उनके पास ऐसा जमा नहीं हो रहा है GST या दूसरी GST के माध्यम से ही अभी 40% जो पैसा सेंट्रल रेवेन्यूज का वही दिया जा रहा है। यहाँ तक स्थिति आ गई है कि केंद्र सरकार को DA अभी उन्होंने नहीं दिया। दूसरा जो है आपको उसको पेंशन से दूसरी चीजों से भी कुछ काटने मतलब वॉलंटरली किया है। एसोसिएशन सहयोग भी दे रहे हैं, लेकिन प्लानिंग का तो ये है कि सारा का सारा क्या प्रायोरिटीज होंगी वो अभी जैसे भानावत जी ने कहा था कि ये जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लगे हुए हैं, जो माइग्रेटरी लेबर है, जो दूसरी लेबर है, इनको सबको व्यवस्थित जरूर देना पड़ेगा। जैसे वो एक बजट उनके पास है, एक फंड है, जैसे माइनिंग सेक्टर में ऐसे कंस्ट्रक्शन के लिए भी है और देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक सारे लेबर को ESI और उनसे जुड़े नहीं है, उनको मेडिकल की दूसरी सुविधाएं नहीं है। लेकिन जब तक ये स्ट्रीमलाइन, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी को तो लिवरेज करना ही पड़ेगा। हर घर पे सरकार सब्सिडी उनको हर लेबर को देने की कोशिश करे, रजिस्टर करे, उनको रजिस्टर करना बहुत जरूरी होगा। आज ESI से जब जुड़े नहीं है कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में खास तौर से, और माइग्रेटरी लेबर हर तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड भी है, उनकी भी आवश्यकता है। 10 से ज्यादा जहां पर है उनके लिए रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उनका 20 से ज्यादा आजकल। हाँ, तो उनके लिए भी होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। उसको सबको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी से। उनका ESI भी जमा करना पड़ेगा, उनको मेडिकल फैसिलिटी भी देनी पड़ेगी, आगे के लिए उनको एजुकेट भी करना पड़ेगा। ये चीजें एक विशाल काम है, इसमें बजटरी प्रोविजन तो देना ही पड़ेगा, जो देना ही पड़ेगा। प्रायोरिटी सेक्टर है हेल्थ के ऊपर खास तौर से। अभी तक हमारा 2% खर्च हो रहा है, दुनिया के देश 6% खर्च करते हैं हेल्थ सेक्टर में। सारी हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर में पूरी तरह से पूरे सिस्टम को नए सिरे से वो देखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया IC श्रीवास्तव जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। इस वक्त में तमाम जो जनता है उसके लिए भी जरूरी है बातें सामने आने के लिए।